बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम उसका सेक्शन भी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आपकी बुक में है पेज नंबर 30 पे। इसका बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देखें तो आपके पास आंसर मौजूद है। इसके आपने पॉइंट बनाने। पहला देखें एसिड आर सोर इन टेस्ट, ये एसिड की हो गई। और ये आप ना डिफरेंस का कॉलम बना के कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखें एसिड आर सोर इन टेस्ट। सेकंड पॉइंट लिखें दे गिव्स ऑफ एच आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट है दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ये ब्लू को रेड कर देते हैं और ये खट्टे होते हैं टेस्ट में और एच आइन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और एसिड्स आर कोरोसिव। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आप इसकी एग्जाम्पल लिखिएगा HCl, HNO3 एंड H2SO4। और एक और पॉइंट इसका आप बना सकते हैं, वो पॉइंट ये है कि एसिड्स आर गुड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये बेस की भी यही आएगी। अच्छा, अब ये एसिड के जो हमारे थे 4-5 पॉइंट हो गए। अब बेस के 5 पॉइंट करते हैं कि आमने सामने आपने कंपैरिजन करके लिखने हैं डिफरेंस की तरह। बेस का क्या है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं। गिव्स OH आइन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में OH आइन जो है ये गिव्स करते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और इनकी एग्जांपल में हम देंगे 5वां पॉइंट। देखिए ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। और ये इसका इसमें एक और पॉइंट आप दीजिएगा बेसिस आर स्लिपरी, ये हो जाएगा आपका 4th पॉइंट। स्लिपरी होते हैं जैसे सोप होता है ना उस तरह के। और 5वां पॉइंट आएगा एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल हमने इसमें दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमने एसिड में एग्जाम्पल दी थी HCl, HNO3, H2SO4। आप कुछ और भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है इलेबरेट द आरहेंस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद सूटेबल एग्जाम्पल। आरहेंस की आपको थ्योरी बतानी है इसके अंदर। आपकी बुक में है पेज नंबर 20 के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट है। द स्वेंट आरहेंस पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी रिलेटेड ऑफ एसिड रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेस। तो आरहेंस ने एक थ्योरी रखी थी एसिड और बेस से रिलेटेड। वो यहाँ से हम लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है उसका, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहते हैं एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो एच आयन उसके अंदर रिलीज करते हैं। इनकी एग्जांपल इन्होंने हमें दी है। आप इसमें से बस 2 एग्जांपल कर लें, HCl, HNO3 कर लें। एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH आयन जो है पानी के अंदर जब डिसॉल्व किया जाए तो वो OH आयन जो है रिलीज करते हैं। इसकी भी कोई 2 एग्जांपल आप देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। यहाँ से भी एक एग्जांपल देंगे। HNO3 जब उसको डिसॉल्व करा गिव्स H आयन आ गया और NO3 हो गया। ये इसको कहते हैं जब ये अपने आयन में डिसॉल्व हो जाता है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन हो गई। HNO3 की आयनाइजेशन हो गई, H आयन और NO3 आयन अलग-अलग हो गया। ये एक एग्जांपल दे दें। ये आ गई एसिड की एग्जांपल। उसके बाद बेस की एग्जांपल दे दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेशन हो गई, सोडियम अलग हो गया, OH आयन उसने रिलीज कर दिया। जिसने H आयन रिलीज करा सॉल्यूशन के अंदर वो हो गया एसिड और जिसने OH आयन रिलीज करा वो हो गया बेस। ये है आरहेंस की थ्योरी। ये 2 एग्जांपल आप इसमें देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। डेनिश केमिस्ट था ब्रॉन्स्टेड और एक इंग्लिश केमिस्ट है लॉरी। इन दोनों ने ये प्रपोज की थी 1923 में। यहाँ से इसका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग से। आपकी बुक में है पेज नंबर 21 पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी सब्सटेंस बिहेव एज एन एसिड when it donate a proton H ion to a base। कहते हैं ऐसी सब्सटेंस जो कि एक H आयन किसी बेस को डोनेट कर दे वो कहलाता है एसिड। उसके बाद आगे है एंड एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट बिहेव्स लाइक अ बेस। और ऐसी सब्सटेंस जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो कहलाएगा बेस। तो इस हिसाब से अब इसके आगे जाके ये कहते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर द एक्सेप्टर। दे बोथ रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस H3O आयन। तो ये दोनों यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रही हो या प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो एसिड होंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे। इसकी एग्जांपल आप जो है यहाँ से देते हैं इसकी। जैसे HCl वाटर के साथ मिला H3O बन गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो HCl ने H3O बना लिया और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसने एक H आयन देखें अपना एक H ने अपना एक H जो है इस H2O को दिया। ठीक है, तो ये बन गया H3O।
तो इसने अपना एक H आयन दिया है तो ये एसिड हो जाएगा, और जिसने लिया है वो हो जाएगा बेस। ये इसने लिया है तो ये बेस है, और जिसने दिया है वो एसिड है। ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये हो गई हमारी ब्रोंस्टीन-लॉरी थ्योरी। इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा, यहाँ से दे दीजिएगा पूरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पेज नंबर 22 पे देखें कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। इसकी डेफिनेशन इधर से है, कॉन्जुगेट एसिड इज प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। अगर कोई किसी एक बेस से कोई एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस इज प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। जो किसी एसिड से जो कोई प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, ये देखिए ये CH3COOH है और ये वाटर के साथ मिला है। तो वाटर जो है ना, वाटर एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं एम्फोइट्रिक सब्सटेंस। एम्फोइट्रिक सब्सटेंस वो होती है कि ये कभी किसी सब्सटेंस के साथ मिलके एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी किसी सब्सटेंस के साथ मिलके बेस की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए इसको एम्फोइट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। अब इसके अंदर जो हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस कर रहे हैं, तो देखें एक एसिड है CH3COOH, हम इसको जानते हैं ये एसिड है हमारे पास, ये एक हल्का एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो इस एसिड ने को जब पानी के साथ मिलाया तो पानी जो है इस वक्त वाटर बेस की तरह काम कर रहा है और ये एक एसिड है। जब इस एक एसिड ने अपना एक H इस H को दे दिया और ये H2O से H3O बन गया, सही है। अब ये बेस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, क्योंकि इसने एक H आयन ले लिया है तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। अब ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि इसने एक H आयन एक्स्ट्रा हो गया है इसके पास, ये एक H आयन ले चुका है, इसलिए अब ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और अब इसको देखें तो इसने क्योंकि गिफ्ट कर दिया है, ये एसिड था, तो जब क्योंकि इसने एक H आयन को दे दिया है किसी को, तो अब ये कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। बस ये सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज़ है ये, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। यानी एक एसिड जब अपना एक H आयन रिलीज कर दे तो वो कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, और एक बेस जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा। और यही इसकी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है और ये इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ से भी दे सकते हैं आप, और इसके बैक साइड पे पीछे आप यहाँ से दे दीजिए, बल्कि ये वाली एग्जाम्पल दे दें और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख दें, सेम ही चीज़ है ये, ठीक है। पूरा लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी दे दें, ये सेम जो मैंने सब बोला है वही लिखा हुआ है, रिएक्शन को इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये दे दीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिडिक और बेस और न्यूट्रल। हमें इन सॉल्यूशन को पहचान के बताना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, इसकी वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन मैं शॉर्टली अभी आपको बता देती हूँ कि हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड, बेस और न्यूट्रल कैसे पहचानते हैं। हम उसके पीएच से पहचानते हैं। तो पीएच से हम पता करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर पीएच इक्वल 7 आती है तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर पीएच लेस देन 7 आती है तो वो एसिडिक होता है, और ग्रेटर देन 7 आती है तो बेसिक होता है। तो सबसे पहले हम जो हमें ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इससे हम पीएच निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 1 हो और 10 की पावर माइनस में हो, तो अगर यहाँ 1 हो, इन केस ऑफ 1, अगर यहाँ 1 होगा तो ये जो 10 की पावर माइनस में होगी यही इसकी पीएच प्लस में हो जाएगी। जैसे 10 की पावर -4 थी, इसकी पीएच हमने जब पूरा मेथड करा तो +4 निकल आई। तो ये शॉर्ट मेथड ये है कि हम अगर यहाँ 1 हो तो हम ये जो भी इसकी पावर होगी उसको प्लस में लिख देंगे, वो पीएच होगी। अब इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी 1 × 10 की पावर -4, इसकी पीएच हमारे पास निकली 4। तो 4 जो है वो लेस देन 7 है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें H आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई 1 × 10 की पावर -11 है, तो जब पीएच निकालेंगे, और यहाँ 1 है तो जब पीएच निकालेंगे तो +11 आ जाएगी। ये ग्रेटर देन 7 है तो ये बेसिक होगा सॉल्यूशन। ये एल्कलाइन भी कहते हैं और बेसिक भी कहते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं हम इसका। अब आपने इसको अच्छे से तरह समझना है ना, इसकी पूरी मैंने ड्राइव कराई हुई है, उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे OH की दे दी, OH से तो हमारी पीएच नहीं निकलेगी ना, POH निकलेगी। तो हम इससे पहले POH निकालेंगे और फिर आगे बताती हूँ मैं आपको। जैसे अब 1 × 10 की पावर -9 है, जब हमने POH निकाली तो क्या हो जाएगी, +9। अब इस +9 को हम 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि PH + POH इक्वल होती है 14 के। तो अब हमें POH मालूम है, तो हम 14 में से POH निकालेंगे, PH आ जाएगी। 14 में से इस 9 को निकाला, 5 आ गया, तो कितनी आ गई PH, 5 आ गई। 5 इज लेसर देन 7, जब लेसर देन 7 है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है। यानी अगर हमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो तब भी हम निकाल सकते हैं पीएच, और जब हमें H आयन की दी हुई हो तो भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।
अब हम नंबर 4 देखते हैं। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई 1 × 10⁻³ इसका मतलब इसकी POH कितनी निकलेगी, OH है ना तो PH नहीं निकलेगी, POH निकलेगी। कितनी निकलेगी, -3 से +3 निकल आएगी। +3 को 14 से माइनस कर दें, 14 - 3 करा 11 आ गई। 11 जो है ग्रेटर देन 7 है तो ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एलिब्रेट द आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। वाटर की आपने आयनाइजेशन इक्वेशन करनी है। देखिए वाटर आयनाइजेशन की इक्वेशन मैंने ये भी आपको बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़ाते हुए समझा दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यहाँ से है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हम लिखेंगे H2O रिवर्सिबल रिएक्शन एक्वस कंडीशन में होगा। तो जब आयनाइजेशन हो गई वाटर की तो H आयन पॉजिटिव अलहदा हो गया और OH आयन नेगेटिव अलहदा हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। तो अब हम इसकी Kc लिखेंगे तो या इक्वेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने ऊपर लिख लिया, Kc इज इक्वल्स टू H आयन मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH आयन मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया। ये आ गई प्रोडक्ट। अब नीचे हमने लिखना है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है वाटर, तो वाटर को हमने नीचे लिख दिया। इनके ऊपर कोई पावर नहीं आई क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं थे। अब ये Kc आ गई, ये H2O का हमने निकालना है तो H2O को हम इधर ले जाएंगे Kc के पास। जब Kc H2O के साथ हो जाता है तो इसको हम कहते हैं Kw या आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये Kw हो गया। यहाँ पे इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह हमने Kw लिख दिया तो Kw इज इक्वल्स टू H मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, इस Kw की वैल्यू ये होती है 1 × 10⁻⁻14। बस आप यहाँ तक कर लीजिएगा इसको, ये इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स कौन सी है, पीएच है, इंडिकेटर है, न्यूट्रलाइजेशन है और टाइट्रेशन है। पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे हम पेज नंबर 24 पे आपकी बुक में। अ मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पीएच जो है एक मेजरमेंट है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी सॉल्यूशन में, और इसको हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H आयन इन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की ब्रैकेट बना दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी pH की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हमें इंडिकेटर की डेफिनेशन देनी है। इंडिकेटर की डेफिनेशन पेज नंबर 30 पर है हमारे पास। यहाँ से देंगे हम, इंडिकेटर आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस विच चेंज देयर कलर ओवर स्मॉल रेंज ऑफ pH। इंडिकेटर एक ऐसे ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं जो कि अपना कलर बहुत जल्दी आसानी से चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी भी pH में अगर चेंजिंग आए तो। इंडिकेटर की आपने यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन दे दी। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है लिटमस पेपर, जो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं ना, एक ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो आप इसके एग्जांपल में दीजिएगा ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। बस ये इसकी एग्जांपल आ गई और इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था टाइट्रेशन क्या चीज़ है ना, एक टाइट्रेशन की डेफिनेशन भी पूछी है इसके अंदर। टाइट्रेशन की डेफिनेशन भी इसके बिल्कुल नीचे है हमारे पास। A titration is a technique where a solution of known concentration is used to determine the concentration of unknown solution. टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं जिसकी हमें मालूम नहीं होती। और किस चीज़ के जरिए मालूम कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के जरिए मालूम करते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होती है। यानी एक सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है उसके जरिए हम एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी हमें मालूम नहीं है वो मालूम कर लेते हैं। किस तरह कर लेते हैं उसका तरीका होता है खास, इसके आप लोगों ने जो है वो भी किए होंगे प्रैक्टिकल्स वगैरह। टिपिकली द टाइट्रेंट द नोन सॉल्यूशन इज एडेड फ्रॉम अ ब्यूरेट टू अ नोन क्वांटिटी ऑफ एनालाइट। यानी कि जिस सॉल्यूशन की हमें मालूम करनी है ना उसके अंदर हम एक जो है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, यानी जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है, वो हम उसमें ब्यूरेट के जरिए ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं जिसके हमें मालूम नहीं है। अनटिल द रिएक्शन इज कंप्लीट, यहाँ तक कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमने पहले वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की हुई होती है, रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं और बाद वाली रिएक्शन वाली में से शुरू वाली माइनस कर देते हैं, तो हमें जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड हो जाती है। अब ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको जब ही समझ में आएगा, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये बस आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा इसका आंसर टाइट्रेशन का। हमने कर लिया टाइट्रेशन, इंडिकेटर, पीएच, और अब हमारा रह गया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड वाटर।
न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और बेस आपस में मिलते हैं या मिलकर एक नया सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखें, एक एसिड है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेस डालना शुरू करा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसकी एसिड की जो क्वालिटीज होंगी वो कम होती जाएंगी और थोड़ी सी बेसिक की तरफ होती जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी क्वालिटीज ना एसिडिक रहेंगी ना बेसिक रहेंगी, एक नई चीज सब्सटेंस बन जाएगी, वो कहलाता है सॉल्ट। तो एसिड और बेस मिलके जब सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन ये रही, दोबारा से पढ़ लेती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड वाटर। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। और इसकी एग्जांपल आप यहाँ से दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, इन केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज फॉलोज। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है। इन दोनों का जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनका रेशियो क्या होता है 1:1 का। ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 1 मोल ही सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं और 1 मोल ही वाटर बना लेते हैं। ठीक है, देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब ये दोनों मिले, इस सोडियम ने इसके Cl को अपने साथ ले लिया और ये जो H था ये इसके साथ मिल गया। H और OH मिलके H2O बन गया और सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बन गया। ये एक सॉल्ट है और वाटर हमारा सॉल्ट और वाटर बन गया। ये बस यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो है 1 मोल 1:1 की कॉन्सेंट्रेशन है और 1 मोल ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ तक इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बस इतना काफ़ी है इसके एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बफर्स। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बफर्स, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। बफर क्या है और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और इसको डिस्कस करें अपनी डेली लाइफ में। पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अ बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा कोई एसिडिक या बेसिक कंपोनेंट ऐड करें तो वो रेजिस्टेंस करता है, अपनी pH को कायम रखने की कोशिश करता है। यानी कि अगर उसकी pH जो है वो एसिडिक है और उसके अंदर हम कोई बेस डालें तो वो फौरन से बेसिक नहीं हो जाएगा, बल्कि वो उसको रेजिस्ट करेगा और उसको अपनी pH को कायम रखने की कोशिश, चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। वो कहलाता है बफर। ठीक है, मैं फिर से रीड कर लेती हूँ। अ बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट pH चेंज। एक बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्टेंस पेश करता है अपनी pH को चेंज करने की अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। अगर उसके अंदर कोई एसिडिक या बेसिक कंपोनेंट हम ऐड करें, इट इज एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड और बेस। यानी इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जब हम उसके अंदर कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अपनी pH को चेंज नहीं करता। दस मेंटेनिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिवली स्टेबल। इसलिए सॉल्यूशन की pH जो होती है वो स्टेबल रहती है। तो बफर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम ये 2 पॉइंट भी इसमें ऐड करेंगे। द pH ऑफ अ बफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। जो बफर की pH होती है वो उस सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होती है। यानी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या कम हो, बफर के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। द pH ऑफ अ बफर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। लेकिन बफर पर टेम्परेचर का असर होता है, यानी कि वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ से तो इंडिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो इसकी इंपॉर्टेंस का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ डेट हटा के यहाँ कर दें इट हेल्प टू मेंटेन द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ये हेल्प करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के pH को मेंटेन करने में आफ्टर एडिंग अनदर एसिड और बेस, जब उसमें कोई एसिड और बेस ऐड करा जाए। ठीक है, और इफ़ यू हटा के वी कर दें, इफ वी एड एन एसिड और अ बेस टू अ बफर्ड सॉल्यूशन इट्स pH विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस को ऐड करें तो उस बफर की उसकी जो बफर की वजह से उसकी pH जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती। तो ये तो उसकी सिग्निफिकेंस आ गई या इंपॉर्टेंस आ गई। उसके बाद उन्होंने हमसे इसकी बफर की कॉम्पोजिशन भी पूछी थी। बफर की कॉम्पोजिशन देखें, इस पेज पे हमारे पास है 2 तरह के बफर बताए इन्होंने, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो होते हैं जो वीक एसिड से बने या वीक एसिड के सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है, और या वीक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक बफर कहलाते हैं।
और बेसिक बफर कौन से होते हैं, जो कि वीक बेस से बनते हैं या वीक बेस के सॉल्ट होते हैं। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कैसे। देखिए एक वीक एसिड है हमारे पास CH3COOH, ठीक है, ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड हम इसको कहते हैं ना। एसिटिक एसिड में से ये एक H आयन हट जाए और ये बन जाए हमारे पास CH3COONA, यानी कि H हट गया और एक इसमें से H रिमूव हो गया। हमने अभी पढ़ा था ना कॉन्जुगेट हो जाता है, तो इसने H को रिमूव कर दिया और इस पर सोडियम आ गया। सोडियम आ गया तो ये क्या बन गया, ये एक सॉल्ट बन गया। किसका सॉल्ट बन गया, ये इस वीक एसिड का सॉल्ट बन गया। तो इसको कहते हैं हम, इस तरह के जो बफर होते हैं वो कहलाते हैं एसिडिक बफर, ठीक है। और जो बेस से बनते हैं, जैसे हमारे पास बेस है एक NH3 अमोनिया है हमारे पास, ठीक है। अमोनिया ने एक H को ले लिया और बना लिया क्या, NH4Cl, यानी कि एक H आयन भी ले लिया और क्लोरीन भी ले ली। तो अमोनिया तो एक वीक बेस है, वीक बेस से क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, एक सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट भी एक बफर है और ये इसकी ये क्योंकि एक बेस से बना है इसलिए ये बेसिक बफर है। और क्योंकि ये वीक एसिड से बना था ये एसिडिक बफर था, ये वीक बेस से बना तो ये जो है बेसिक बफर होगा। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन थी, ये आप इसमें अपनी बुक में यहाँ से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया ये वही चीज़ है, थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें साथ साथ आपको ये एक टेस्ट योरसेल्फ भी करवा देती हूँ, इसी पेज के ऊपर है। छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट। हमने इसमें से पहचानना है कि कौन से जो हैं सॉल्ट हैं। बहुत आसान तरीका है देखिए इसको पहचानने का। ऐसा इसमें सब्सटेंस जिसके अंदर H आयन होगा वो तो हमारा एसिड हो जाएगा, जिसमें OH आयन होगा वो बेस हो जाएगा, जिसमें H और OH दोनों नहीं है वो सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन पहला हमें HCl गिवन है, इसके अंदर H आयन है तो ये एक एसिड है, तो ये तो नहीं है सॉल्ट। दूसरा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें ना H आयन है ना OH आयन है, तो ये एक सॉल्ट है, ठीक है। पहला हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ गया। दूसरा हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, अब इसमें OH आयन है तो ये बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन है, ये भी बेस है। नेक्स्ट है हमारे पास K2SO4, तो ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के अंदर ना H आयन है ना OH आयन है, तो ये एक हमारा सॉल्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में ना H आयन है ना ही OH आयन है, तो ये भी हमारा सॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में H आयन है तो ये हमारा एसिड है। उसके बाद है BaCl2 क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के अंदर जो है ना H आयन है ना OH आयन है, तो ये भी हमारा सॉल्ट है। देखिए कितनी इजी सी थी हमारी ये टेस्ट योरसेल्फ। आपके सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अल्लाह हाफिज़।